Okay, so we are taking up liability insurance today. लायबिलिटी इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें लायबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. लायबिलिटी इटसेल्फ इज अ सेपरेट वर्टिकल ऑफ जनरल इंश्योरेंस. लायबिलिटी के लिए ज़्यादातर केसेस में कोई टैरिफ नहीं है. प्रीमियम रेट्स कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं. प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर में यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लायबिलिटी रिलेटेड डिज़ाइन कर सकती है, एड ऑन डिज़ाइन कर सकती है. लायबिलिटी रिस्क अब्रॉड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इंडिया में इसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो तो नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है. और अभी कुछ नई लायबिलिटी रिस्क मार्केट में आ गई हैं, जैसे साइबर लायबिलिटी, और अगर बहुत ज़्यादा ले तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी. ये प्रोडक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हैं. समझना ये कि ये लायबिलिटी इंश्योरेंस होता क्या है, और अगर सही मायने में देखा जाए तो ये लायबिलिटी है क्या. तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि लायबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. किसी एक पर्सन की दूसरे पर्सन के लिए या सोसाइटी के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट कम्स अंडर द लायबिलिटी. अब ये लायबिलिटी अराइज कैसे होती है? बाय वर्च्यू ऑफ लॉ और स्टैट्यूट, क्योंकि इसके लिए कानून बने हुए हैं. हर व्यक्ति का अपना कोई राइट्स होते हैं. कुछ वो राइट्स ये डिमांड करते हैं कि सामने वाले भी रेस्पॉन्सिबल रहे उसके लिए. हर व्यक्ति अपने राइट्स के लिए अवेयर भी हो. और जैसे जैसे सोसाइटी या यूँ कहें कि लिटरेट क्लास अपने राइट्स के लिए अवेयर होती जाती है, वैसे वैसे सोसाइटी में लिटिगेशन बढ़ता चला जाता है. क्योंकि ज़रा सा भी अपने राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगा. आपके मकान के पास की खाली पड़ी हुई जगह भी 1 फीट भी अगर किसी ने दबा ली तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. आपकी प्रेस्टीज के लिए अगर किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो आप पर डायरेक्ट ब्लेम लगाता हो, आपकी प्रेस्टीज को टार्निश करता हो, तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे. आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया है जिसके खाते ही आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो गया, या आपके बॉडी में कोई सिकनेस हो गई, तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये क्या है? सब सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन सब के लिए कानून है. तो कानून के मायने है कि लीगल लायबिलिटी है. अब ये लीगल लायबिलिटी क्या है? जहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लीगल हो जाती है वहाँ लीगल लायबिलिटी हो जाती है. मीन्स द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द डैमेजेस रिजल्टेड. किसी के भी किसी अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति उस अपने अधिकार के हनन के लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन डिमांड करता है, और यह एज पर लॉ बनता भी है. क्योंकि जो लायबिलिटी के कोर इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें सबसे पहले स्टेज आती है मिस्टेक, यानी किसी न किसी पर्सन से कोई ना कोई मिस्टेक हुई है. अब ये मिस्टेक नेग्लिजेंस भी हो सकती है, या कोई इनएप्रोप्रिएट एक्शन भी हो सकता है. इनएप्रोप्रिएट एक्शन के मायने कोई भद्दा या अश्लील इशारा या टच करना, ये इनएप्रोप्रिएट एक्शन में आता है. इसकी वजह से अगर कोई लॉस बिकॉज ऑफ द मिस्टेक हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई बॉडीली इंजरी हो रही है, या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो कोई भी पर्सन उसके लिए लॉस को क्लेम कर सकता है. इस लॉस को क्लेम करना ही लीगल लायबिलिटी कहलाता है. मैंने थर्ड पार्टी क्लेम फॉर दैट लॉस विद इन द पॉलिसी पीरियड, दैट इज कॉल्ड लीगल लायबिलिटी. अब लायबिलिटी सेगमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं, इसलिए सेगमेंट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. पहला पॉपुलर सेक्शन है कैजुअलिटी लाइन्स. कैजुअलिटी लाइन्स के मायने ये हैं कि वो सारी पॉलिसी जिनसे किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है. आई रिपीट, policies which can cause bodily injury or property damage to any person.
They are included in casualty line section. For example, public liability industrial, public liability non-industrial, commercial general liability, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये सारी पॉलिसीज कैजुअलिटी लाइन से रिलेटेड। अनदर सेक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल लाइंस। फाइनेंशियल लाइंस में वो पॉलिसीज शामिल हैं जो कि किसी भी पर्सन को फाइनेंशियल लॉस कॉज कर सकते, यानी जिनकी वजह से किसी भी थर्ड पार्टी को कोई वित्तीय नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल इंडेमनिटी टू डॉक्टर्स, प्रोफेशनल इंडेमनिटी टू हॉस्पिटल्स, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी, साइबर क्राइम लायबिलिटी। इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि थर्ड पर्सन को फाइनेंशियल लॉस होता है। दैट पर्सन विल क्लेम द फाइनेंशियल लॉस, लेकिन वो फाइनेंशियल लॉस उस पर्टिकुलर पॉलिसी में ही मिलेगा, आप उससे दूसरी पॉलिसी में क्लेम नहीं कर सकते। जैसे किसी डायरेक्टर ने कोई ऑर्डिनेंस निकाला जिसकी वजह से सारे शेयर होल्डर्स को नुकसान हो गया, अब सारे शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल लॉस क्लेम करना चाह रहे हैं, तो ये किसी प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी में नहीं मिलेगा, ये किसी साइबर क्राइम की पॉलिसी में नहीं मिलेगा, ये केवल डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में ही मिलेगा। मीन्स फॉर दैट पर्पस द रेस्पेक्टिव पॉलिसी विल पे द फाइनेंशियल लॉस। तो ये आपको समझना है। दो ब्रॉड सेक्शन हो गए, कैजुअलिटी लाइंस, फाइनेंशियल लाइंस। कैजुअलिटी लाइंस में वो पॉलिसी शामिल होंगी जो कि बॉडीली इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज कॉज कर सकती हैं, जैसे पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी और प्रोडक्ट लायबिलिटी। दूसरी लाइन में फाइनेंशियल लाइंस में फाइनेंशियल लॉस करने वाली पॉलिसी शामिल होती है, जैसे प्रोफेशनल इंडेमनिटी टू डॉक्टर्स, प्रोफेशनल इंडेमनिटी टू हॉस्पिटल्स, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी एंड साइबर क्राइम एक्सेट्रा। So these are the broad two segments under the liability section. अब लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, लायबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन होती है और किस लिमिट तक होती है। तो द कंसेप्ट ऑफ AOA एंड AOY अप्लाई होता है। हर लायबिलिटी पॉलिसी में जो भी सम इंश्योर्ड या पॉलिसी की मैक्सिमम लायबिलिटी होती है, दैट इज डिवाइडेड अंडर द AOA एंड AOY। ये सभी लायबिलिटी पॉलिसीज में मिलेगा कंसेप्ट। तो ये AOA एंड AOY है क्या? एनी वन एक्सीडेंट और एनी वन ईयर। कहने को WC पॉलिसी भी लायबिलिटी में आती है, लेकिन लायबिलिटी में ये थोड़ा डिफरेंट नेचर है, इसलिए उसमें AOA एंड AOY अप्लाई होता है। अदर देन WC और लायबिलिटी पॉलिसी में लायबिलिटी का पैरामीटर AOA एंड AOY ही रहता है। इसको आप लिमिट ऑफ लायबिलिटी भी कह सकते हैं, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी भी कह सकते हैं, सम इंश्योर्ड भी कह सकते हैं। AOA क्या है? AOA स्टैंड फॉर एनी वन ईयर और इन द एग्रीगेट और टोटल लिमिट्स, ये AOY है। AOY इज एनी वन ईयर इन द एग्रीगेट और टोटल लिमिट्स, यानी अगर एक सिंगल एक्सीडेंट की लायबिलिटी होगी वो AOA में आएगी, जो पूरे साल की लायबिलिटी होगी वो AOY में आएगी। तो AOY यानी एनी वन ईयर इज द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर फॉर ऑल क्लेम्स अराइजिंग आउट ऑफ ऑल एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। एक पॉलिसी पीरियड में अगर 8 इंसिडेंट हो जाती हैं, 8 में जो टोटल लायबिलिटी आई वो अमाउंट AOY की लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक ही इंसिडेंट होता है, लेकिन वो इंसिडेंट इतना बड़ा होता है कि उसमें सारे का सारा लॉस, टोटल लॉस हो जाता है, तो उसका सारा इंश्योरेंस पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? जितना आपने AOA में सेलेक्ट किया, एनी वन एक्सीडेंट। ये पैरामीटर काम करता है लायबिलिटी सेगमेंट। एनी वन एक्सीडेंट मीन्स ईच ऑकरेंस per claim limit. So any one accident is the maximum liability of the insurer for all claims arising out of single accident या single incident। इसी को हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि इंश्योर्ड जब अपनी लिमिट सेलेक्ट करेगा तो उसके पास 4 रेशो ऑप्शनल रहेगा, 4 रेशो का ऑप्शन रहेगा। और ये रेशोज क्या हैं?
1 is equal to 1, 1 is equal to 2, 1 is equal to 3 and 1 is equal to 4। इन चार में से कोई सा भी ऑप्शन इंश्योर्ड अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता है। ये उसकी एनी वन एक्सीडेंट और एनी वन ईयर की लिमिट को डिफाइन करेगा। ये बड़े सिंपल है, कोई इसमें कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं है। 1 is equal to 3 मान लिए कोई सेलेक्ट करता है और 1 एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट 1 करोड़ सेलेक्ट करता है, तो 1 is equal to 3 का मतलब ये हो गया कि उसकी एनी वन ईयर की लिमिट 3 करोड़। 1 is equal to कोई 4 सेलेक्ट करता है और एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट सिर्फ 50 लाख सेलेक्ट करता है, तो उसकी एनी वन ईयर की लिमिट 2 करोड़ होगी। सिंपल है समझने के लिए, लेकिन ऑप्शन लिमिटेड 4 हैं। 1 is equal to 1, 1 is equal to 2, 1 is equal to 3 and 1 is equal to 4। इन्हीं में से कोई सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये रेशो है क्या? These ratios represents amounts and not number of times of accidents। नंबर ऑफ टाइम तो एनी वन एक्सीडेंट और एनी वन ईयर में खुद ही इम्प्लाइड है, लेकिन जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज होना चाहिए और वो होगा इस रेशो से। तो दिस रेशो रिप्रेजेंट्स अमाउंट एंड नॉट द नंबर ऑफ टाइम ऑफ एक्सीडेंट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बड़ा सिंपल है, कोई टेक्निकलिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं। और नहीं है तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे AOA एंड AOY को इंश्योर्ड ने सेलेक्ट किया अपने लिए 1 is equal to 2, ठीक है। अब इसमें 1 जो एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट है वो है सिर्फ 50 लाख। तो एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट कितनी हो गई? 1 करोड़ रुपये ऑटोमेटिक। अब ये उसने लिमिट सेलेक्ट कर ली और पॉलिसी ले ली, और उस पॉलिसी में 1 साल में 3 इंसिडेंट होते। क्या? पहली सिचुएशन तो यह है कि 3 क्लेम्स ऑफ INR 30 लाख ईच, यानी 1 साल में एक पॉलिसी पर 30 लाख के 3 नुकसान हो जाते। उसने लिमिट सेलेक्ट की है 1 is equal to 2। 1 is एनी वन एक्सीडेंट इज 50 लाख और एनी वन ईयर इज 1 करोड़। 30 लाख के 3 नुकसान हो जाते। क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी विल पे ऑल दी 3 लॉसेस, क्योंकि ये 30 लाख के क्लेम पे हो रहे हैं। इनका टोटल सम इंश्योर्ड हुआ 90 लाख हो, और हमारी एनुअल ईयर लिमिट है 1 करोड़। इसका मतलब विजन लिमिट है। सिंगल इंसिडेंट को उठा के देखें तो एक लॉस कितने का है? 30 लाख का। एनुअल एक्सीडेंट की लिमिट कितनी है? 50 लाख। इसका मतलब विदिन द लिमिट है, क्या हो जाएगा? नो इशू। तो पहली सिचुएशन बड़ी क्लियर है, सब्जेक्ट टू पॉलिसी डिडक्टिबल्स ऑल द 3 क्लेम्स विल बी सेटल्ड। सिचुएशन 2 में आते हैं। 4 क्लेम्स ऑफ INR 30 लाख ईच, 30 लाख के पॉलिसी पीरियड में 4 क्लेम हो जाते हैं। अब क्या सिचुएशन रही? 3 क्लेम्स आर फुल्ली पेड, 30 लाख के यानी 90 लाख तो पेमेंट होगा। अब बचा चौथा क्लेम, 30 लाख का अमाउंट है और बैलेंस आपके पास 50 लाख, क्योंकि 1 करोड़ इज द लिमिट ऑफ एनी वन ईयर। तो जो 4th क्लेम पे होगा दैट विल बी फॉर द रिमेनिंग 10 lakhs ओनली, बिकॉज द सम इंश्योर्ड एज एडजस्टेड। तो द 4th is payable until AOY exhausts, that's all। 30 लाख के फुल लिमिट के लिए पे हो जाएगा। दिस इज सिचुएशन 2। एक और सिचुएशन देखिए, सिचुएशन 3 में क्या होता है? 1 क्लेम ऑफ INR 75 लाख, केवल एक ही क्लेम आया पूरे पॉलिसी पीरियड में, लेकिन वो एक ही क्लेम 75 लाख का था। क्या होगा? द क्लेम इज पेबल ओनली टू द लिमिट ऑफ ₹50 लाख, क्योंकि एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट हमारी कितनी है? 50 लाख। तो मैक्सिमम 50 लाख सिंगल इंसिडेंट के लिए पे हो जाएगा, सब्जेक्ट टू पॉलिसी डिडक्टिबल्स।
ये तीनों डिफरेंट सिचुएशंस आपको ये बताती हैं कि इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में क्लेम्स को कैसे हैंडल करती है। ये तीनों सिचुएशंस आपको ये बताती हैं कि AOY और AOA का कंसेप्ट क्लेम के मामले में कैसे लागू होता है। पिक्चर क्लियर है? ओके, अब चलते हैं डिडक्टिबल्स। पॉलिसी डिडक्टिबल्स पॉलिसी पर मेंशन होता है वर्डिंग्स में, अमाउंट्स में। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ आपको। एक क्लेम आया 50 लाख रुपए, पॉलिसी पर लायबिलिटी का कंपल्सरी एक्सेस लिखा हुआ है 10 लाख रुपीज़। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? 50 लाख का क्लेम सेटल करेगी, 10 लाख रुपए उसमें से काट देगी, इंश्योर को 40 लाख रुपये पे हो गया। एब्सोल्युटली सिंपल। दूसरा टर्म है टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स ज्योग्राफिकल रीजन विद इन विच द क्लेम इंसिडेंट मस्ट अकर। वो एरिया जिसमें कि क्लेम की इंसिडेंट होनी चाहिए। अगर वो पॉलिसी में कवर्ड है तो क्लेम पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। थर्ड इज ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब है ज्योग्राफिकल रीजन वेयर ए क्लेम कैन बी फाइल्ड इन द कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन का मतलब है वो कोर्ट जो पॉलिसी के ज्योग्राफिकल रीजन में आती है। अगर क्लेम उसमें फाइल हुआ है तब तक क्लेम पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं टेरिटरी और ज्यूरिडिक्शन के दोनों सिर्फ इंडिया के हों, ये दोनों वर्ल्ड वाइड हों, ये दोनों ही वर्ल्ड वाइड एक्सक्लूडिंग US एंड कनाडा हो, एक इंडिया का हो, एक वर्ल्ड वाइड हो। ये चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम करते हैं, लेकिन ये पॉलिसी लेते समय डिफाइन हो जाना चाहिए, क्लेम उसी तरीके से सेटल हो। इन चारों फैक्टर्स का रोल है। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। एक अमेरिका से इंडिया में टूरिस्ट आया, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, उसकी बॉडीली इंजरी हो गई या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया। अब जब तक इंसिडेंट इंडिया में हुई, जब तक वो इंडिया में रहा, घूमता फिरता रहा, उसने कुछ नहीं किया। द मोमेंट ही केम बैक टू USA, he filed the claim against the insured in USA court। जिस पर्सन ने बॉडी इंजरी या उसको थर्ड पार्टी लॉस कॉज किया था, उसके खिलाफ उसने USA की कोर्ट में केस फाइल कर दिया। एग्जाम्पल क्लियर है? फिर से रिपीट करता हूँ। एक टूरिस्ट अमेरिका से इंडिया आया घूमने, घूम रहा है, उसको कोई बॉडी इंजरी या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, और जब तक इंडिया में रहा वो घूमता फिरता रहा आराम से। जब वो वापस गया USA, उसने वहाँ की कोर्ट में उस पर्सन के खिलाफ जिसने कि उसको बॉडी इंजरी या फाइनेंशियल लॉस कॉज किया था, USA की कोर्ट में केस फाइल किया। अब जिस पर्सन ने किया है उसके पास लायबिलिटी पॉलिसी है, लेकिन लायबिलिटी पॉलिसी में ज्यूरिडिक्शन टेरिटरी डिफाइंड। अब ये टेरिटरी और ज्यूरिडिक्शन कैसे काम करेंगे, इसका एक क्लियर कट एग्जांपल सुनिए। इस अमेरिकन टूरिस्ट को साथ जो इंसिडेंट हुई है वो इंडिया में हुई है। अगर पॉलिसी में टेरिटरी इंडिया की कवर्ड है तो इंसिडेंट भी कवर होगा। केस उसने अमेरिका की कोर्ट में फाइल किया है, पॉलिसी में ज्यूरिडिक्शन जो कवर्ड है वो सिर्फ इंडिया का है। तो इसका मतलब अमेरिकन कोर्ट के फैसले को इंडिया की कोई कोर्ट नहीं मानी, क्योंकि उसमें ज्यूरिडिक्शन ने कवरिंग नहीं, तो ये क्लेम पे नहीं है। इंस्टांस 2, पॉलिसी में वर्ल्ड वाइड टेरिटरी कवरेज है और वर्ल्ड वाइड ज्यूरिडिक्शन है, तो टूरिस्ट के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड में ऑटोमेटिक कवर होगा। लेकिन उसने जो केस फाइल किया है उसका ज्यूरिडिक्शन USA की कोर्ट में है, और अगर पॉलिसी आपकी वर्ल्ड वाइड कवरेज दे रही है, इसका मतलब USA की कोर्ट का फैसला भी इंश्योरेंस कंपनी को मानना होगा और वो कंपनसेशन पे करना होगा।
हियर द लाइबिलिटी इज कवर्ड। इंसिडेंट 3, इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, टेरिटरी भी इंडिया है, लेकिन जो ज्यूरिसडिक्शन है पॉलिसी पर लिखा हुआ वो वर्ल्ड वाइड अलाउ किया हुआ। इसका मतलब उस थर्ड पार्टी या अमेरिकन टूरिस्ट को ये राइट है कि वो अमेरिका की कोर्ट में भी केस फाइल कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, और उसने वही किया। तो ये भी क्लेम पेबल है क्योंकि वर्ल्ड वाइड ज्यूरिसडिक्शन कवर है। सिचुएशन 4, टेरिटरी इंडिया की कवर्ड है, इंसिडेंट इंडिया में हुआ है, कवर हो गया। ज्यूरिसडिक्शन जो पॉलिसी में मेंशन है वो वर्ल्ड वाइड है, एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा, और उसने केस फाइल किया यूएसए की कोर्ट में, तो यूएसए की कोर्ट तो एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि टेरिटरी किस तरीके से अप्लाई होगी, ज्यूरिसडिक्शन किस तरीके से अप्लाई होगा, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी कैसे डिसाइड होगी। क्योंकि टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन both have to be mentioned on the policy at the time of issuance of the policy. This is what concept. अब आते हैं पीरियड। लायबिलिटी पॉलिसी में 3 तरीके के पीरियड होते हैं। एक सिंपल होता है पॉलिसी पीरियड, जो कि किसी भी पॉलिसी में होता है। आपकी पीए की पॉलिसी है, डब्ल्यूसी की पॉलिसी है, फायर की है, मोटर की है, और ये पॉलिसी पीरियड नॉर्मली 12 महीने का होता है, 1 साल का। 5 जनवरी 2025 से पॉलिसी इशू हुई है तो 31 दिसंबर 2025 को स्टार्ट एक्सपायर हो जाएगी। दिस इज सिंपल पॉलिसी पीरियड। पीरियड फ्रॉम विच पॉलिसी इंसेप्शन डेट टू पॉलिसी एक्सपायरी डेट इज कवर्ड। सेकेंड है इंश्योरेंस पीरियड। इंश्योरेंस पीरियड के मायने ये हैं कि पहली पॉलिसी लायबिलिटी की कौन सी डेट से स्टार्ट हुई और अभी जो चल रही है वो कब एक्सपायर। मतलब हर साल पॉलिसी हो रही है, हर साल रिन्यू हो रही है, लगातार 3 साल से 4 साल हो गए पॉलिसी पीरियड चल रहा है। तो ये जो लगातार 4 साल का है इसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस पीरियड। हालांकि इसमें हर साल पॉलिसी एक्सपायर हो रही है लेकिन वो कंटिन्यूएशन में रिन्यू हो रही है। तो ये चारों पॉलिसियों पर अगर किसी तरीके का कोई क्लेम आज भी आता है तो भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार लायबिलिटी उस पॉलिसी पीरियड में डिस्कवर नहीं हो पाती। पॉलिसी एक्सपायर हो गई, उसका 1 साल और निकल गया, उसके बाद लायबिलिटी डिस्कवर हो पाई, तो इंश्योर क्या करेगा? उसे पता है उस दिन भी उसकी डिस्कवर थी, आज भी इसलिए डिस्कवर है, तो वो क्लेम कर देगा इंश्योरेंस कंपनी पर। अब इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम को सेटल भी करेगी, लेकिन कौन सा पॉलिसी पीरियड में? जिसमें इंसिडेंट भी हुई, और वो पॉलिसी सेम इंश्योरेंस कंपनी के पास है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि कवर अनइंटरप्टेड रिन्यू होता रहना चाहिए। जैसे मान लिया मैं अपनी फैक्ट्री के लिए 2000 से पॉलिसी ले रहा हूँ, तो मैं 2020 से ले रहा हूँ, तो 2020, 2021, 2022, 2023, 2023 ऐसे 4 साल से कंटिन्यू चल रही पॉलिसी। अब मेरी पहली पॉलिसी पर भी अगर कोई लॉस डिस्कवर होता है आज की डेट में, तो भी क्लेम पेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस पीरियड। पीरियड फ्रॉम पॉलिसी इंसेप्शन डेट ऑफ द फर्स्ट पॉलिसी टू पॉलिसी एक्सपायरी डेट ऑफ करंट पॉलिसी, प्रोवाइडेड द कवरेज इज अनइंटरप्टेड। बीच में किसी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यूएशन में रिन्यू होती जा रही है। थर्ड है रेट्रोएक्टिव डेट। रेट्रोएक्टिव डेट के मायने क्या है? डेट एट विच द इंश्योर्ड टुक प्लेस और टुक द पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैज बीन कंटिन्यूअसली कवर्ड। सेम एग्जांपल, 2021 से पॉलिसी स्टार्ट हुई है तो वो मेरी रेट्रोएक्टिव डेट होगी, उससे आज की डेट में लगातार कवर की जा रही है। तो इसको बिगिनिंग डेट भी कह सकते हैं, रेट्रोएक्टिव डेट भी कह सकते हैं, इंसेप्शन डेट भी कह सकते हैं। तो जो पिछली डेट में क्लेम पे हो रहा है, पिछली पॉलिसी पर जो क्लेम पे हो रहा है, जो कि पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है,
वो डेट रेट्रोएक्टिव डेट कहलाएगी। अब इसी पॉलिसी में एक एक्सटेंडेड पीरियड और हो सकता है। मान लिया मैंने लायबिलिटी पॉलिसी ली है 2024 से 2025 के लिए। अब मेरी पॉलिसी 2025 में जून में एक्सपायर हो रही है, 30 जून को। लेकिन उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को एक महीने का एक्सटेंडेड पीरियड दे दिया, या मैंने ऑप्ट किया। इन केस द कवर इज डिसकंटिन्यूड, द इंश्योर्ड कैन रिपोर्ट क्लेम अराइजिंग फ्रॉम एक्ट्स कमिटेड विद इन पॉलिसी पीरियड विद इन द एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड। ये एक्सटेंडेड रिपोर्टिंग पीरियड भी लायबिलिटी कवर करता है। जैसे मेरी पॉलिसी तो हो गई 30 जून को एक्सपायर, लेकिन कोई इंसिडेंट हो गई 15 मई को, मुझे पता नहीं लगी, 30 जून को पॉलिसी एक्सपायर हो गई। लेकिन अब 15 जुलाई को उसको क्लेम को फाइल करता हूँ, तो भी मेरा एक्सटेंडेड पीरियड में क्लेम है, क्लेम सेटल हो जाएगी, क्योंकि वो एक्सटेंडेड पीरियड में आएगी। तो ये सारे पीरियड कवर है, रेट्रो पीरियड प्लस पॉलिसी पीरियड प्लस डिस्कवरी पीरियड। अब लायबिलिटी पॉलिसी में 2 तरीके से क्लेम सेटल होते हैं। फर्स्ट इज क्लेम मेड एंड रिपोर्टेड। क्या मतलब है इसका? लॉस अकरिंग ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंश्योरेंस बट क्लेम बीइंग फर्स्ट मेड ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड। मैंने आपको बताया इसका कंसेप्ट इंश्योरेंस पीरियड का, पहली पॉलिसी से लेकर के आज तक कितना इंटरप्रेट पॉलिसी नहीं हो रही, तो कभी भी क्लेम हो जाए, पूरे 4 साल का 500 साल का क्लेम के कवर हो जाएगा। जैसे बाई चांस लॉस हुआ 2009 में 5 मई को, लेकिन उसको 1 साल बाद 10 मई 2010 को रिपोर्ट किया गया। पॉलिसी 2009 से चल रही है, पॉलिसी 2010 में रिन्यू भी हो गई, ये पॉलिसी 2010 में या 11 में एक्सपायर होगी। अभी पॉलिसी पीरियड में क्लेम रिपोर्ट कर दिया, जबकि क्लेम पिछली पॉलिसी का है, पिछले साल का है, इंश्योरेंस पिछले साल हुई थी, रिपोर्ट अभी किया है, तो लायबिलिटी इसलिए कवर हो जाएगी कि पॉलिसी पीरियड में तो नहीं आ रही है, लेकिन पीरियड ऑफ इंश्योरेंस में आ रही है। जो इंसिडेंट हुई है वो करंट पॉलिसी के पीरियड में नहीं हुई है, लेकिन पिछली पॉलिसी के पीरियड में हुई है, और पिछली पॉलिसी पीरियड का पीरियड ऑफ इंश्योरेंस में कवर हो रहा है, इसलिए लायबिलिटी कवर हो रही है। इसको बोलते हैं क्लेम मेड एंड रिपोर्टेड। सेकेंड ऑप्शन क्या है? ऑकरेंस बेस्ड। ऑकरेंस बेस्ड का मतलब क्या है? इंसिडेंट आज हो रही है, लेकिन फ्यूचर डेट में भी अगर उसको रिपोर्ट किया जा रहा है तो भी क्लेम पे होगा, बशर्ते कि पॉलिसी चल रही। कैसे? लॉस हुआ 5 मई 2010 को, 1 साल बाद क्लेम रिपोर्ट किया है। पॉलिसी की स्टार्ट डेट है जनवरी 1, 2010 से दिसंबर 31, 2010। पॉलिसी पीरियड खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद में क्लेम रिपोर्ट हुआ है तो भी क्लेम पे होगा। इसको बोलते हैं ऑकरेंस बेस्ड, यानी कि जिस डेट को लॉस हुआ था वो पॉलिसी में कवर थी या नहीं, वो डेट कवर्ड है तो क्लेम पे हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब लायबिलिटी की हमारे पास आज की डेट में क्या क्या पॉलिसी अवेलेबल है ये देख लीजिए। प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर डॉक्टर्स, प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर हॉस्पिटल्स और मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स, प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, सॉलिसिटर्स एंड काउंसलर्स, इन सबके लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी है। फिर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक्ट ओनली। पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्रियल, पब्लिक लायबिलिटी नॉन इंडस्ट्रियल, प्रोडक्ट लायबिलिटी, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी और डब्ल्यूसी, और कैरियर लीगल लायबिलिटी। अब ये 2 चीज़ें जो आप इस लिस्ट में देख रहे हैं, पॉलिसीज के नाम के आगे एफ और सी लिखा है। ये सी के मायने है कैजुअल्टी लाइन्स की पॉलिसी,
जिनमें कि फाइनेंशियल कंपनसेशन पे करना होता है। एफ के मायने हैं सी के मायने हैं कैजुअलिटी लाइन, जिनमें कि बॉडी इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज का पे करना होता है। और एफ के मायने हैं फाइनेंशियल लॉस, जिसमें कि फाइनेंशियल लाइन्स की पॉलिसी होती है। तो दोनों तरीके की पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल हैं। इन सब में AOY का कंसेप्ट लागू होता है, सिवाय इसके WC और कैरियर लीगल लायबिलिटी में भी होता है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी। कुछ चीज़ें आपको ये समझनी है कि क्लेम जब मिलेगा लायबिलिटी इंश्योरेंस का, तो रेस्पेक्टिव कैटेगरी की पॉलिसी में ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सीडेंट हुआ ड्यू टू फॉल्टी टायर और उसकी वजह से ड्राइवर की डेथ हो गई। यानी कि गाड़ी में जो टायर था वो उसका डिजाइनिंग डिफेक्ट था। डिजाइन डिफेक्ट की वजह से वो गाड़ी से अचानक इम्बैलेंस हुई गाड़ी और ओवरटर्न हो गई, जिसकी वजह से ड्राइवर की डेथ हो गई। अब कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है और ड्राइवर भी मर गया, तो ये कंपनसेशन किस में क्लेम किया जाएगा? क्योंकि मोटर व्हीकल में तो आप तभी क्लेम करेंगे जब कहीं कोई आपका एक्सीडेंट वगैरह हो। ये इंसिडेंट तो प्रोडक्ट की डिफेक्ट की वजह से हुआ है। प्रोडक्ट डिफेक्ट क्या है? टायर डिफेक्ट है। तो इस क्लेम को केवल प्रोडक्ट लायबिलिटी पॉलिसी में ही क्लेम कर सकते हैं, या उस पॉलिसी में जिसमें कि प्रोडक्ट लायबिलिटी शामिल है। अब ये जो CGL है, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी, इसमें दो तरीके की पॉलिसियाँ शामिल हैं, एक तो प्रोडक्ट लायबिलिटी और पब्लिक लायबिलिटी। तो इसका मतलब इसमें भी क्लेम किया जा सकता है। तो जहाँ लॉस प्रोडक्ट की वजह से, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है, केवल वही क्लेम प्रोडक्ट लायबिलिटी सेक्शन में किया जा सकता है। एग्जाम्पल सेकेंड, ऑपरेशन का एग्जाम्पल दें कि एक गेस्ट गीले फ्लोर से स्लिप हो होटल में जैसे क्लीनिंग हो रही थी, फ्लोर गीला था, गेस्ट ऊपर से देर तक आया, टांग से पैर स्लिप हो गया, उसकी टांग टूट गई, ब्रेकेज है। अब गेस्ट तो टांग टूट गई, उसका 2-3 लाख का उसका ट्रीटमेंट का खर्चा है, तो वो तो क्लेम करेगा होटल ओनर पर। होटल ओनर पर क्लेम करेगा तो कौन सी पॉलिसी में करेगा? उसके होटल ओनर के पास कौन सी पॉलिसी है, ये होटल ओनर जाने, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो कंपनसेशन क्लेम कर रहा है। कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट ने कंपनसेशन ऑर्डर कर दिया कि 3 लाख रुपये उनके खर्चा हुआ है, इनको 3 लाख खर्च है और उनकी कॉस्ट 4 लाख रुपये का टोटल अमाउंट पे किया जाए। तो कौन सी पॉलिसी इसको पे करेगी? ये रिस्क कवर्ड होती है पब्लिक लायबिलिटी, या उस पॉलिसी में जिसमें कि पब्लिक लायबिलिटी उस पॉलिसी का हिस्सा हो। तो CGL में प्रोडक्ट लायबिलिटी और पब्लिक लायबिलिटी दोनों शामिल हैं, इसलिए CGL भी पे करेगी। थर्ड एग्जाम्पल, डिजाइन डिफेक्ट कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया और वो टोटल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। अब उसकी कॉस्ट वसूल करनी है, किससे करोगे? बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया, टोटल कोलैप्स हो गया, इससे क्लेम किस में आएगा? प्रोफेशनल इंडemnity पॉलिसी में, चाहे इंजीनियर ने लियो, रिकन्स्ट्रक्शन या अदर फाइनेंशियल लॉसेस के लिए लियो, केवल उसी पॉलिसी में क्लेम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस हजार्डस गुड्स। किसी भी आइटम में से अगर पॉइजनस गैस लीक हो गई, उसकी वजह से डेथ ऑफ पीपल इन सराउंडिंग, आसपास के लोगों की डेथ हो गई, तो उससे क्लेम किस में आएगा? पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्रियल एक्ट और पब्लिक लायबिलिटी और CGL कमर्शियल जनरल लायबिलिटी, तो तीनों एप्लीकेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रॉन्ग ट्रीटमेंट बाई डॉक्टर। डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट कर दिया और पेशेंट की डेथ हो गई। होता है ना कि अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा,
ऑपरेशन करते हुए कैंची अंदर छोड़ दी बॉडी में। पेशेंट 1-2 घंटे तो सर्वाइव करता रहा, स्ट्रगल करता रहा, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। या राइट किडनी का ऑपरेशन करना था, लेफ्ट का कर दिया। एनी रॉन्ग ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर कैन लीड टू द डेथ ऑफ ए पेशेंट। अब इसका कंपनसेशन क्लेम करना होगा, किस पे करेंगे? केवल प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी फॉर डॉक्टर्स। तो जिस नेचर की रिस्क है वो उसी नेचर की पॉलिसी में क्लेम की जा सकती है, यानी एप्लीकेबल प्रोडक्ट विल पे द कंपनसेशन फॉर दैट पर्टिकुलर लॉस। और एग्जाम्पल से समझिए, एक आपको पब्लिक लाइबिलिटी की हिस्ट्री की बहुत बड़ी इंसिडेंट बताता हूँ। आपने सुना होगा, बहुत पुराना केस है। 2 दिसंबर 1984 की नाइट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट भोपाल में, मध्य प्रदेश के कैपिटल है भोपाल, इंडिया, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उसमें लीक हो गई। 2 दिसंबर 1984 की नाइट मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई, जो कि हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, और उसकी वजह से 5 लाख लोग इफेक्टेड हो गए इंडिया के, भोपाल उस रीजन में पर्टिकुलर बेल्ट। ये इंडिया में हमारे आंखों के सामने हुआ है। इसको आज भी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। उस वक्त इंडिया में पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट बना भी नहीं था। 5 लाख लोग इफेक्टेड हो गए, उनमें से हजारों की डेथ हो गई, हजारों विकलांग हो गए, और पॉलिटिकल गेम भी हुआ। जो फैक्ट्री के ओनर थे उनको ले दे करके इंडिया से बाहर रवाना भी कर दिया गया। केस वेस कोर्ट में पड़े, चलते रहे सालों तक। लेकिन ये क्या था? इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, 5 लाख लोग इफेक्टेड हुए, गैस पॉइजनस गैस लीक हुई, लोगों की एट द स्पॉट डेथ हो गई सोते सोते। और उस वक्त पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट 1991 बना भी नहीं था। उसके बाद ये एक्ट फोर्स में आया। लेकिन इस केस में क्या हुआ फिर? इमीडिएट रिलीफ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट अकरिंग व्हाइल हैंडलिंग एनी हैजार्डस सब्सटेंस। 1990 के बन के बाद तो रिलीफ मिलने लग गया एज पर एक्ट, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट जो दे सकती थी उन्होंने दिया, और जो कंपनसेशन जिसको मिलना था नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों को नहीं। दूसरा केस देखिए, बस ऐसे कंफर्म होता है कि पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट पॉलिसी किसको देनी चाहिए। और जो इस तरीके के मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे प्रोसेसिंग हो, ट्रीटमेंट हो, पैकेजिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस मटेरियल हो, वहाँ इस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए कि अगर ज़रा सा भी फॉल्ट हो जाता है तो उसमें हजारों की ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। अगर नहीं होगा तो ओनर को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। एक्ट ये भी कहता है कि जो लिमिट ऑफ लायबिलिटी ली गई है वो नॉर्मली AOA एंड AOY 1:3 हो, जहाँ पर कि एनी वन एक्सचेंज मिनिमम हैज टू बी इक्वल टू द पेड अप कैपिटल एंड मैक्सिमम कैन बी 5 करोड़ irrespective ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो अपर लिमिट है वो 5 से 15 करोड़ के हिसाब से होना चाहिए। पूरी प्रीमाइसेस कवर्ड हो, ट्रांसपोर्टेशन एरिया कवर्ड हो, कोई डिडक्टेबल नहीं हो। ट्रिगर क्या है इसका? क्या ऑकरेंस बट नो एप्लीकेशन फॉर रिलीफ शैल बी एंटरटेन अनलेस इट इज मेड विद इन 5 years। प्रीमियम जो पॉलिसी का लगे वो टर्नओवर पर हो, पेड अप कैपिटल पर हो, और उसी के साथ लिमिट ऑफ इंडेमनिटी भी सेलेक्टेड हो। इसमें कंपोजिशन ये होता है कि जितना पॉलिसी का प्रीमियम बनता है उतना ही एनवायरमेंट रिलीफ फंड के लिए भी अमाउंट बुक कर पे किया जाता है।
लेकिन एक्ट में प्रोविजन अभी भी पुराना वाला चला रहा है, इसलिए जो फाइनेंशियल लिमिट्स हैं वो बहुत पुरानी है। डेथ के केस में केवल 25,000 रुपये पर पर्सन, मेडिकल एक्सपेंसेस केवल 12,500। इंजरी के केस में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पर पर्सन प्लस मेडिकल एक्सपेंसेस इज 12,500, लेकिन टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में 25,000। प्रॉपर्टी डैमेज के केस में तो ये सब 6,000 का ही है। अब इसके अलावा ये देखें आप कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनसे कि आपको पता लगेगा कि कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो रिसेंट है। जैसे एक आपने मेजर एग्जांपल सुना होगा, उपहार सिनेमा ट्रेजेडी। दिल्ली के उपहार सिनेमा में, जो कि ग्रीन पार्क में है, 13 जून 1997 फ्राइडे को 3 से 6 वाले शो में बॉर्डर फिल्म चल रही थी। सिनेमा हॉल में फायर हुई, वर्स्ट फायर ट्रेजेडी। उस फायर से क्या हुआ? 59 पीपल डाइड ड्यू टू सफोकेशन। दम घुटने से सिनेमा हॉल में 59 लोगों की वहीं एट द स्पॉट डेथ हो गई। 103 वर सीरियसली इंजर्ड एंड इन द रिजल्टिंग स्टैम्पीड। भगदड़ मची, उसमें 103 लोग भगदड़ में घायल हो गए। लेकिन क्योंकि ये इंसिडेंट हुई थी 1997 में, तब तक पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट आ चुका था। 59 लोगों की डेथ हुई थी। सिनेमा हॉल का ओनर जिम्मेदार था। सिनेमा हॉल में आग लगी थी। बॉर्डर फिल्म चल रही थी। 3 से 6 का शो था। 13 जून 1997 की बात है, फ्राइडे को उपहार सिनेमा। जो जिनकी डेथ हुई थी, जिनके हाथ पैर टूटे थे, उनके लिए कंपनसेशन क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस डाला गया और 25 करोड़ का कंपनसेशन कोर्ट ने अवार्ड किया। वो कंपनसेशन पे किए गए। एक और ऐसे बड़ा इंस्टांस देखिए इंडिया का। अक्टूबर 2009 जयपुर टर्मिनल फायर। आपको पता हो श्री राम जनरल इंश्योरेंस 2008 में आ चुकी थी। श्री राम जनरल इंश्योरेंस की बाउंड्री के बिल्कुल पीछे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का टर्मिनल था, जिसमें कि पेट्रोल डीजल के टैंकर्स थे। 29 अक्टूबर को एक टैंकर में आग लगी और बम की तरह ब्लास्ट हुआ। हालांकि सारे टैंकर्स एक सर्टेन डिस्टेंस पर थे, लेकिन वो ब्लास्ट इतना भारी था क्योंकि हजार्डस आइटम था, हाईली इन्फ्लेमेबल आइटम था। सारा जब तक नहीं जल जाता तब तक आग बुझ नहीं सकती थी। एक से दूसरे में लगी, दूसरे से तीसरे में लगी, तीसरे से चौथे में लगी। ये तब तक चलता रहा जब तक कि सारे नहीं जल गए। फायर कंटिन्यूड फॉर 11 डेज। 11 फैटेलिटीज, यानी कि 11 डेथ हुई और टर्मिनल क्लोज हो गया। जो इंडियन ऑयल का डिपो था उस जगह से वो क्लोज हो गया और वहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया गया। पब्लिक लायबिलिटी इंडस्ट्री में ये रिस्क कवर्ड है। कंपनसेशन पे किया गया जितना भी कि कोर्ट ने अवार्ड किया। और एक एग्जांपल देखिए, क्रॉप डैमेज ऑफ फार्मर्स ड्यू टू यूज ऑफ इंश्योर्ड प्रोडक्ट। पेस्टिसाइड्स जो था, फार्मर ने खरीदा, अपनी सारी फसल पे यूज किया, उससे सारी की सारी फसल खत्म हो गई। वो जो पेस्टिसाइड था वो इतना हजार्डस था, इतना डिफेक्टिव था, उसमें इतना केमिकल था कि वो सारी की सारी फसल को ही खा गया। किसान ने कोर्ट में केस किया। पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कोर्ट ने 72 लाख का अवार्ड दिया और कंपनसेशन 72 लाख रुपए पे करने पड़े। वन मोर एग्जाम्पल, एक आईटी कंपनी जो कि बैटरीज और यूपीएस बनाती थी, आईटी कंपनी ने खरीदे एक कंपनी से जो बैटरी और यूपीएस बनाती थी।
उससे बैटरी खरीदी, यूपीएस खरीदी, लेकिन वो सारी की सारी बैटरीज डिफेक्टिव निकली और आईटी कंपनी के ऑफिस में आग लग गई, जल गया। किस वजह से? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो था, बैटरी थी, वो सब डिफेक्टिव थी। आईटी कंपनी ने केस फाइल किया, कोर्ट ने 5.2 करोड़ का अवार्ड दिया and the manufacturer of the batteries and UPS has to pay that amount. And the last example, property damage to third party machinery due to use of defective insured products. एक कंपनी बियरिंग बनाती थी, एक मशीनरी की कंपनी या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी मशीनरी के लिए वो बियरिंग खरीदती थी। वो बियरिंग डिफेक्टिव थे, यानी मशीनरी में फिट ही नहीं हो रहे थे। जब मशीन चली तो सारी की सारी मशीन डैमेज हो गई। उसने क्लेम किया मशीन बियरिंग मैन्युफैक्चरर पर। कोर्ट ने 6.42 करोड़ का अवार्ड दिया क्योंकि प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट था। और अभी रिसेंटली एक केस आपके नॉलेज में आया होगा, मैगी प्रोडक्ट को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, बंद हो गया था। और ये कह के बंद किया गया था कि उसमें अनसेफ है तो ये खाने के लिए, क्योंकि इसमें पारा मिला हुआ है, लेड मिला हुआ है। काफ़ी टाइम प्रोडक्ट बंद रहा, फिर बिकॉज ऑफ सम सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस कोई बहुत ज़्यादा उस पर पेनल्टी नहीं लगाई गई, प्रोडक्ट रीस्टार्ट हो गया। कोई हार्ड सर पनिशमेंट नहीं था, बट विद इम्प्रोवाइज्ड क्वालिटी। तो ये लायबिलिटी पॉलिसीज है। इनमें जितनी तरीके की आप पॉलिसीज देखोगे उतनी तरीके के आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और सारी पॉलिसीज हैं। बट व्हाट वी हैव टू से इज ओनली द रेस्पेक्टिव पॉलिसी विच द कस्टमर डिमांड्स। और आप ये देख चुके हैं कि किस तरीके की पॉलिसी किसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि 2 सेक्शंस है, कैजुअलिटी लाइन्स और फाइनेंशियल लाइन्स के। कैजुअलिटी लाइन्स में वो पॉलिसीज हैं जो कि बॉडीली इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज काज करती हैं, जैसे पब्लिक लाइबिलिटी, इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, जनरल लाइबिलिटी एंड प्रोडक्ट लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइन्स में वो हैं जो कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी वगैरह है, जो कि फाइनेंशियल लॉस काज करती है। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay. See your mail and confirm to me if you have got the test paper. Please continue.